हाँ भाइयों, क्या हाल है। 2-3 दिन हो गए अगली वीडियो डाले हुए। तो कंटिन्यू करते हैं हम नेशनल इनकम। नेशनल इनकम के पहले पार्ट में हमने कुछ बेसिक्स डिस्कस करे थे नेशनल इनकम के। क्या होता है स्टॉक कॉन्सेप्ट, क्या होता है फ्लो कॉन्सेप्ट, इकोनॉमिक गुड्स, नॉन इकोनॉमिक गुड्स क्या होते हैं, फैक्टर इनकम, ट्रांसफ़र पेमेंट्स क्या होती हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं, नेशनल इनकम का डेफिनेशन, ये सब हमने डिस्कस किया था गाइस। ये सब डिस्कस करने के बाद अब हम मूव करते हैं अगले टॉपिक की तरफ, विच इज़ बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ नेशनल इनकम। हम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ नेशनल इनकम में देखेंगे कि भैया वो चीज़ नेशनल इनकम में इंक्लूड होगी या नहीं होगी, और क्या क्या चीज़ें इंक्लूड हो सकती हैं, रीज़न क्या है कि वो इंक्लूड होगा, रीज़न क्या है कि वो चीज़ इंक्लूड नहीं होगी। राइट, सो लेट्स डू इट। बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ नेशनल इनकम में सबसे पहले हम बात करेंगे एक्सपोर्ट्स की। नाउ एक्सपोर्ट्स एक बायलैटरल कॉन्सेप्ट है। हमने किसी को सामान बेचा और हमारी टेरिटरी के बाहर हमने उस सामान को बेचा, उसको हम क्या कहते हैं, एक्सपोर्ट्स कहते हैं। तो एक्सपोर्ट्स इज़ डेफिनेटली इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। फैक्टर इनकम है, बायलैटरल कॉन्सेप्ट है, इंक्लूड होगा। बात करते हैं जी इलीगल मनी की, इलीगल इनकम्स की। कोई भी इलीगल एक्टिविटी से आप जो काम करते हैं, जैसे ये दो माहिर लोग जाने जाते हैं इस काम के लिए, illegal money is definitely not included in national income. Then डेथ ड्यूटी। डेथ ड्यूटी क्या होता है? डेथ ड्यूटी माने कि वो पैसा जो पे करना होता है जब आप प्रॉपर्टी को इनहेरिट करते हो किसी एल्डरली पर्सन के मरने के बाद। डेथ ड्यूटी भी एक तरह का टैक्स है, और हमने पिछली वीडियो में देखा था कि कोई भी टैक्स या कोई भी ड्यूटी वो ट्रांसफ़र पेमेंट होता है विदाउट एनी एक्सेप्शन, एंड दैट इज़ नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। राइट, डेथ ड्यूटी इज़ नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम क्योंकि वो एक तरह का टैक्स ही है। देन विंडफॉल गेन। विंडफॉल गेन का मतलब क्या है जी? वही जो हमारे यहाँ अमिताभ बच्चन जी बहुत लोगों को विंडफॉल गेन दिलवाते रहे हैं, कौन बनेगा करोड़पति से। एफर्टलेस इनकम जो आपको मिल जाती है बिना कुछ कंट्रीब्यूशन करे गुड्स एंड सर्विसेज के फ्लो में, उसको हम कहते हैं विंडफॉल गेन। विंडफॉल गेन सिंस एक एफर्टलेस इनकम है, ये कंट्रीब्यूट नहीं करता गुड्स एंड सर्विसेज के फ्लो में, तो ये नेशनल इनकम में भी इंक्लूड नहीं किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल प्राइज वन इन अ लॉटरी, या आप किसी रियलिटी शो में कुछ अमाउंट जो जीत जाते हैं। अब आप कहेंगे कि सर जिसने केबीसी में पार्टिसिपेट किया उसने अपना दिमाग लगाया, क्वेश्चंस को आंसर किया, रिटर्न में उससे पैसा मिला, बायलैटरल एक्सचेंज है। अगेन दिमाग का मॉनेटरी वैल्यू नहीं लगा सकते कि कितने रुपए का उसने दिमाग लगाया कि उसको पैसा मिला। हेंस विंडफॉल गेन इज ऑल्सो नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। देन कैपिटल गेन की बात करेंगे। व्हाट इज़ कैपिटल गेन? कैपिटल गेन होता है बेटा जब आपके कैपिटल एसेट की वैल्यू जो है वो बढ़ जाती है। जैसे कि गोल्ड की वैल्यू बढ़ गई, आपने पिछले साल गोल्ड खरीदा था 1 लाख रुपए का, इस साल उसकी वैल्यू होगी लेट्स से 1,80,000 रुपये। तो ये 80,000 रुपये से जो वैल्यू बढ़ी है, इस 80,000 रुपये को हम कहेंगे क्या जी? कैपिटल गेन कहेंगे इसको। कैपिटल गेन जो 80,000 का हुआ, क्या इस एक्स्ट्रा 80,000 के लिए हमने कोई एडिशनल गुड या सर्विस हमने प्रोड्यूस किया? नहीं। Capital gain does not contribute towards the flow of goods and services. It is also an effortless income. इसीलिए इसको भी नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं किया जाएगा। देन शेयर्स एंड बॉन्ड्स। शेयर्स एंड बॉन्ड्स के कुछ मल्टीपल केसेस हैं जो हमें डिस्कस करने चाहिए। पहला, सेल एंड परचेज ऑफ शेयर्स एंड बॉन्ड्स। हम कोई भी शेयर या बॉन्ड को खरीदते हैं या बेचते हैं, वो नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होगा। बच्चों को हैरानी होती है कि सर लेकिन ये तो बायलैटरल एक्सचेंज है। बिल्कुल बायलैटरल एक्सचेंज है, लेकिन सवाल ये है क्या कोई एडिशनल गुड या एडिशनल सर्विस प्रोड्यूस हुआ? क्या कोई एडिशनल शेयर यहाँ पे प्रोड्यूस हुआ है? नहीं। वो एक शेयर पहले किसी एक्स पर्सन के नाम था, अब किसी वाई पर्सन के नाम पे हो गया है। जब भी इस शेयर का सेल या परचेज होता है, वो सिर्फ रिजल्ट करता है चेंज इन ओनरशिप ओनली। इट ओनली लीड्स टू ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप। यहाँ पर कोई भी नया शेयर, कोई भी नया गुड या नया सर्विस प्रोड्यूस नहीं हुआ है। ऑलराइट गाइज, सेल एंड परचेज ऑफ शेयर्स एंड बॉन्ड्स is definitely not included in national income
because there is transfer of ownership only. अगला जी, increase in the value of shares does not contribute to the current flow of goods and services, hence should not be included in national income. किसी शेयर की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, क्या हम कह सकते हैं बच्चा पार्टी की ये एक कैपिटल गेन है, और कैपिटल गेन हमने अभी पढ़ा नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं किया जाता. अगला केस, डिविडेंड रिसीव्ड और पेड ऑन शेयर्स इज अ पार्ट ऑफ फैक्टर इनकम. कोई भी डिविडेंड जो हम रिसीव करते हैं, जो हम पे करते हैं, वो एक फैक्टर इनकम का पार्ट है. जो बच्चे भूल रहे हैं उन्हें याद दिला दूं बेटा, प्रॉफिट के 3 हिस्से होते हैं. एक होता है डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, एक होता है अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, और एक होता है कॉर्पोरेट टैक्स. याद करो, डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट को ही डिविडेंड कहा जाता है. प्रॉफिट एक फैक्टर इनकम है, डिविडेंड प्रॉफिट का ही हिस्सा है, तो जाहिर सी बात है कि डिविडेंड भी एक फैक्टर इनकम हो गया. डिविडेंड सिंस इट इज अ फैक्टर इनकम डेफिनेटली इट शुड बी इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम. अगला जी, कमीशन रिसीव्ड और पेड ऑन द सेल और परचेज. ये ऑफ लिख दिया जी गलती से यहाँ पे मैंने, आई नो मैं शायद बीच में आ रहा हूँ, मैं हल्का सा साइड हो जाता हूँ बच्चों, देख लेना आप इसको. कमीशन रिसीव्ड और पेड ऑन द सेल और परचेज ऑफ शेयर्स and bonds is a factor income and should be included in national income. भैया जी, किसी स्टॉक ब्रोकर को मैंने पैसा दिया है, कमीशन दिया है, उसने मुझे हेल्प किया था किसी शेयर को ख़रीदने में, उसने मुझे हेल्प किया था किसी शेयर को बेचने के लिए, तो उस एजेंट को मैं उसकी सर्विस के कमीशन दे रहा हूँ. अब ये कमीशन देना एक फैक्टर इनकम है, फ्रेश ट्रांजैक्शन है जी. अलग है ये सेल एंड परचेज ऑफ शेयर्स से. कोई शेयर का दाम अगर 100 रुपये है और उसके सेल पे या परचेज पे 2 रुपये का कमीशन हो रहा है, तो वो 2 रुपये का कमीशन नेशनल इनकम में इंक्लूड किया जाएगा. वो 100 रुपये वाली चीज़ नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करी जाएगी. राइट, कमीशन 2 रुपये की है, वो कमीशन इंक्लूड करी जाएगी. स्टॉक ब्रोकर ने आपको सर्विस दिया, आपने स्टॉक ब्रोकर को कमीशन दिया, बायलैटरल एक्सचेंज, फैक्टर इनकम इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम. जैसे हमने शेयर्स का डिस्कस करा, वैसे ही हम अब डिस्कस करेंगे जी लैंड के बारे में. नाउ लैंड, फर्स्ट सेल एंड परचेज ऑफ लैंड. सेल एंड परचेज ऑफ लैंड, क्या ये नेशनल इनकम में इंक्लूड किया जाएगा? नहीं इंक्लूड किया जाएगा. अगेन बच्चों, लैंड वही है, कोई एडिशनल लैंड नहीं बन गई है, सिर्फ एक ओनरशिप का ट्रांसफ़र हो रहा है यहाँ पे. एक चीज़ और मैं क्लियर करना चाहूँगा. कुछ बच्चे ऐसा सोच रहे होंगे कि सर हम किसी शॉप पर गए, हमने वहाँ पे कुछ ख़रीदा, हमने कुरकुरे ख़रीदे, हमने अंडे ख़रीदे और हमने उसको पैसे दे दिए, तो सर अंडों का सेल एंड परचेज ये भी ऐसे नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होना चाहिए जी, ये भी तो ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप है. अबे गधों, आई मीन माय डियर किड्स, अंडे का कोई ओनरशिप नहीं होता. देयर इज़ नो सर्टिफिकेट विच सेज कि ये अंडे बिलोंग करते हैं जी गुप्ता जी को, ये अंडे बिलोंग करते हैं जी शर्मा जी को. ऐसा कुछ भी नहीं है, वहाँ कोई ओनरशिप नहीं है, वहाँ कोई टाइटल ट्रांसफ़र नहीं हो रहा. ऑल राइट, सेल एंड परचेज ऑफ लैंड इज़ नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम, इट इज़ ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप ओनली. नेक्स्ट, इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लैंड, क्या ये नेशनल इनकम में इंक्लूड होगा? नहीं. क्यों नहीं इंक्लूड होगा बच्चा पार्टी? सेम रीज़न, समझदार हैं आप लोग. इंक्रीज इन दी वैल्यू ऑफ लैंड एक कैपिटल गेन है, फिर से नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं किया जाएगा. अगला केस बहुत इंटरेस्टिंग. कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग ऑन लैंड और कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू रूम इन एन ओल्ड बिल्डिंग इज़ अ पार्ट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन. भैया किसी एक प्लॉट ऑफ लैंड पर मैं एक न्यू बिल्डिंग क्रिएट कर रहा हूँ. वो न्यू बिल्डिंग अगर क्रिएट हो रही है तो मैं कुछ नया ऐड कर रहा हूँ. दैट इज़ इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम. वी आर करेंटली contributing to the flow of
गुड्स एंड सर्विसेज। सिमिलरली हम एक दीवार तोड़कर उसके बाहर एक और कमरा बना लेते हैं, एक्सटेंड कर लेते हैं अपने अपार्टमेंट को, बालकनी घेर के, बालकनी के आगे छोटा मोटा लेंटर डाल के एक कमरा हमने और क्रिएट कर दिया। दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन एंड इट विल बी इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। अगला जी, रेंट एंड रॉयल्टी, जो लैंड के रिटर्न में मिलता है। बच्चों याद करो, लैंड इज अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन और रेंट एंड रॉयल्टी क्या है? फैक्टर इनकम है। करेक्ट? रेंट एंड रॉयल्टी is what? A factor income that is generated by land. फैक्टर इनकम नेशनल इनकम में इंक्लूड किया जाता है। समझदार हो आप लोग, आई नो, सब कुछ रिवाइज करा होगा आपने पहली वीडियो से। देन जी, कमीशन रिसीव्ड और पेड ऑन द सेल और परचेज ऑफ लैंड इज ऑल्सो अ फैक्टर इनकम। भैया प्रॉपर्टी डीलर ने आपको सर्विस दिया, आपने प्रॉपर्टी डीलर को कमीशन दिया, बायलैटरल एक्सचेंज है, फैक्टर इनकम में डेफिनेटली इंक्लूड किया जाएगा। देन मिनरल वेल्थ। मिनरल वेल्थ, अब देखो जी, वेल्थ आपको पता है कि स्टॉक कॉन्सेप्ट है और स्टॉक कॉन्सेप्ट नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होता। आपको कहीं पे ऐसे स्टेटमेंट लिखी हुई आ जाए कि इंडिया हैज़ 600 मेट्रिक टन्स ऑफ आयरन ओर, इंडिया हैज़ 300 टन्स ऑफ गोल्ड वगैरह वगैरह, विल दिस बी इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम? भैया ये वेल्थ है, ये नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं किया जाएगा। ये एक स्टॉक कॉन्सेप्ट है। नेशनल इनकम मेजर करी जाती है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम विच इज 1 ईयर। करेक्ट जी? ये वेल्थ एक्यूमुलेट हो रखा है कितने सालों से, एंड वेल्थ बीइंग अ स्टॉक कॉन्सेप्ट इज नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। लेट्स मूव अहेड। अब बात करेंगे जी लोन की। इंपॉर्टेंट टॉपिक बच्चों, ध्यान दीजिएगा प्लीज। बच्चा पार्टी, लोन जो है वो दो पर्पसेस के लिए लिया जा सकता है। एक होता है लोन वो जो लिया जाता है प्रोडक्टिव पर्पसेस के लिए, एक लोन वो होता है जो लिया जाता है अनप्रोडक्टिव पर्पसेस के लिए। प्रोडक्टिव पर्पस के लिए लोन लेने का मतलब है कोई बिजनेस एक्टिविटी के लिए लोन लेना भैया, तो इट इज़ यूजुअली द बिजनेसेस विच टेक लोन फॉर प्रोडक्टिव पर्पसेस। अनप्रोडक्टिव पर्पस के लिए लोन लेना मतलब कि भैया खर्चा पानी, या फिर गवर्नमेंट लोन ले लेती है वेलफेयर नीड्स को पूरी करने के लिए। गवर्नमेंट प्रोडक्टिव पर्पस के लिए भी लोन ले सकती है, मैं उसकी मना नहीं कर रहा, बट हाँ यूजुअली गवर्नमेंट ऑल्सो टेक्स लोन फॉर अनप्रोडक्टिव पर्पसेस। और हाउस होल्ड्स वगैरह भी लेते हैं लोन अनप्रोडक्टिव पर्पस के लिए कि जी नो कॉस्ट EMI पे हम कुछ ले आए, या छोटा मोटा इंटरेस्ट का उठाकर हम गाड़ी ले आए घर के लिए, वो सब। अब आप लोन चाहे प्रोडक्टिव पर्पस के लिए लो चाहे अनप्रोडक्टिव पर्पस के लिए लो, आपको हर लोन के ऊपर इंटरेस्ट तो देना ही होगा। जो इंटरेस्ट बिजनेसेस पे करते हैं प्रोडक्टिव लोन के लिए उसे कहा जाता है इंटरेस्ट ऑन लोन, और वो नेशनल इनकम में इंक्लूड किया जाता है। जो इंटरेस्ट गवर्नमेंट देती है अनप्रोडक्टिव लोन के लिए उसे कहा जाता है इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेट। जो इंटरेस्ट हाउस होल्ड पे करता है अनप्रोडक्टिव लोन पे उसे कहा जाता है इंटरेस्ट ऑन कंज्यूमर डेट। बेटे जी ये नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं किया जाता, इंटरेस्ट ऑन कंज्यूमर डेट भी नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होता। इन दोनों को कंबाइन करके वैसे बोला जाता है इंटरेस्ट ऑन पब्लिक डेट। अब भैया ऑब्वियस सी बात है ना कि ये भी नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होगा जब इसके सब कॉम्पोनेंट्स भी नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं हो रहे। राइट बच्चा पार्टी? दिस इज अबाउट लोन। ध्यान देना, मैंने बोला कि इंटरेस्ट यहाँ पर इंक्लूड होगा या नहीं होगा,
मैंने प्रिंसिपल अमाउंट की बात नहीं करी। ओके जी, आप बैंक से लोन लेते हैं, आप उस लोन से गाड़ी खरीद रहे हैं अपने पर्सनल यूज़ के लिए, हाउस होल्ड यूज़ के लिए, जो लोन का अमाउंट आपने खर्चा किया है वो डेफिनेटली इंक्लूड होगा, उसका सिर्फ इंटरेस्ट इंक्लूड नहीं होगा। यहाँ पर हमने डिस्कस किया है इंटरेस्ट। ऑल राइट, कुछ एग्जाम्पल्स डिस्कस करते हैं बेटा इसी से रिलेटेड। लोन टेकन बाय मिस्टर सार्थक फॉर हिज मैरिज इज अगेन लोन फॉर व्हाट? अनप्रोडक्टिव पर्पस। बेटा शादी क्या है? ठीक है बच्चों, वैसे तो शादी करना, बट कोई नहीं, शादी एक अनप्रोडक्टिव पर्पस है। शादी से कोई बिजनेस नहीं हो रहा है, आप अपने नीड्स के लिए कर रहे हो, नीड्स। तो लोन टेकन बाय मिस्टर सार्थक फॉर हिज मैरिज इज द लोन फॉर अनप्रोडक्टिव पर्पस and definitely it should not be included in national income. Interest paid by Miss Priya on loan which was taken to purchase a car. अब यहाँ मैंने सिंपल लिखा कार भैया, मैंने मेंशन नहीं किया कि हाउस होल्ड ने लिया है कार या बिजनेसेस ने लिया है कार। बाय डिफ़ॉल्ट क्या एज्यूम करेंगे बेटा इस केस में कि गाड़ी ली है, मिस प्रिया ने ली है, किसी फर्म का नाम नहीं लिया हुआ, तो बाय डिफ़ॉल्ट वी विल एज्यूम कि ये गाड़ी हाउस होल्ड ने ली है। All right, again this is the loan taken for unproductive purpose by the household, इसका इंटरेस्ट नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं किया जाएगा। फॉरगिव माय प्रेपोजिशन हेयर, इंक्लूडेड होना चाहिए था, मैंने इंक्लूड लिख दिया। अगला जी, कमर्शियल बैंक हाउस होल्ड को इंटरेस्ट दे रहा है। सिंपल है भैया, ये रहा कमर्शियल बैंक, ये रहा हाउस होल्ड। हाउस होल्ड ने कमर्शियल बैंक को फंड्स प्रोवाइड करे सेविंग्स के रूप में, कमर्शियल बैंक ने हाउस होल्ड्स को इंटरेस्ट दे दिया डिपॉजिट्स के ऊपर। प्रोडक्टिव पर्पस है, कमर्शियल बैंक तो प्रोडक्टिव पर्पस के लिए ही हाउस होल्ड से डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करता है। डेफिनेटली इट इज इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। देन इंटरेस्ट पेड बाय हाउस होल्ड टू कमर्शियल बैंक, वो नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होगा। हाउस होल्ड बैंक को इंटरेस्ट दे रहा है। सी थर्ड पॉइंट में हमने क्या डिस्कस किया? थर्ड पॉइंट में हमने डिस्कस किया बैंक हाउस होल्ड को इंटरेस्ट दे रहा है। फोर्थ में हम क्या डिस्कस कर रहे हैं? हाउस होल्ड इंटरेस्ट दे रहा है कमर्शियल बैंक को, तो वो तो अनप्रोडक्टिव पर्पस के लिए ही हाउस होल्ड ने लोन लिया होगा, जिस वजह से वो इंटरेस्ट दे रहा है कमर्शियल बैंक को, नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। पॉइंट नंबर 5, इंटरेस्ट पेड बाय हाउस होल्ड ऑन दी लोन which was taken for the construction of house. हाउस होल्ड ने, एक फैमिली ने लोन लिया घर बनाने के लिए। बच्चा पार्टी याद रहे, हाउस होल्ड जो भी खर्चा करता है वो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ही माना जाता है, लेकिन यहाँ बात हो रही है हाउस होल्ड अपने लिए घर बना रहा है, बात यहाँ कैपिटल फॉर्मेशन की हो रही है। दिस इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। Capital expenditure is productive expenditure. It should be included in national income. Then we talk about loan taken by government. अब यहाँ पे गवर्नमेंट माने क्या? जनरल गवर्नमेंट, सरकार की बात कर रहे हैं, किसी गवर्नमेंट कंपनी की बात हम नहीं कर रहे। लोन टेकन बाय द गवर्नमेंट, इट इज एज्यूम्ड कि जो गवर्नमेंट हमारी ये लोन ले रही है, वो लोन ले रही है बेटा कंजम्पशन पर्पस के लिए। अब अगर गवर्नमेंट लोन ले रही है कंजम्पशन पर्पस के लिए, तो उसका इंटरेस्ट डेफिनेटली इंक्लूड नहीं किया जाएगा। आई रिपीट बच्चा पार्टी, गवर्नमेंट माने जनरल गवर्नमेंट। अगर आपको दे रखा है लोन हैज़ बीन टेकन बाय गवर्नमेंट और कुछ मेंशन नहीं किया कि भैया गवर्नमेंट ने लोन प्रोडक्टिव पर्पस के लिए लिया या अनप्रोडक्टिव पर्पस के लिए लिया, तो आप मान के चलेंगे दैट द लोन हैज़ बीन टेकन फॉर अनप्रोडक्टिव पर्पस। और अगर लिखा है लोन गवर्नमेंट ने लिया है अब्रॉड से, तो आप मान के चलोगे कि वो प्रोडक्टिव पर्पस के लिए लिया गया है, उसका इंटरेस्ट इंक्लूड होगा। लोन अगर गवर्नमेंट कंपनी ने लिया है, तो अगेन आप मान के चलोगे कि प्रोडक्टिव पर्पस के लिए है। बच्चा पार्टी इसको अच्छे से समझते हैं एक बार बेटा फ्लो चार्ट के थ्रू। देखिए जी, गवर्नमेंट
डोमेस्टिक सोर्सेज से लोन ले सकती है या तो गवर्नमेंट लोन ले सकती है अब्रॉड से। अगर बच्चों कुछ भी मेंशन नहीं किया हुआ तो बाय डिफ़ॉल्ट हम मानेंगे कि गवर्नमेंट ने लोन लिया है डोमेस्टिक सोर्सेज से। गवर्नमेंट ने लोन लिया डोमेस्टिक सोर्सेज से, अब वो लोन डोमेस्टिक सोर्सेज से बेटा प्रोडक्टिव पर्पस के लिए भी ले सकती है और डोमेस्टिक सोर्सेज से वो लोन अनप्रोडक्टिव पर्पस के लिए भी ले सकती है। अगेन अगर कुछ भी मेंशन नहीं किया गया तो हम ये मानेंगे कि गवर्नमेंट ने लोन लिया है डोमेस्टिक सोर्सेज से एंड वी विल एज्यूम कि वो लोन लिया गया है अनप्रोडक्टिव पर्पसेस के लिए, जिसके ऊपर जो इंटरेस्ट होगा उसको बोला जाएगा इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेट और वो नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं किया जाएगा। ऑलराइट, अगर बाय चांस गिवन है कि गवर्नमेंट ने लोन लिया है अब्रॉड से तो हम बाय डिफ़ॉल्ट मानेंगे कि वो लोन प्रोडक्टिव पर्पसेस के लिए लिया गया है एंड वो नेशनल इनकम में इंक्लूड होगा। उसका जो इंटरेस्ट है वो इंटरेस्ट नेशनल इनकम में इंक्लूड किया जाएगा। अगर मेंशन किया गया है कि लोन लिया है किसी गवर्नमेंट कंपनी ने तो बच्चों गवर्नमेंट कंपनी एक बिजनेस फर्म हो गया एंड बाय डिफ़ॉल्ट क्या माना जाएगा कि ये लोन प्रोडक्टिव पर्पस के लिए लिया गया है और इसका जो इंटरेस्ट होगा वो इंटरेस्ट नेशनल इनकम में डेफिनेटली इंक्लूड किया जाएगा। ऑलराइट बच्चों, ये केसेस थे गवर्नमेंट के। रीड करते हैं इसे एक बार। गवर्नमेंट माने जनरल गवर्नमेंट एंड व्हेन लोन इज टेकन बाय गवर्नमेंट इट इज फॉर कंजम्पशन पर्पस। व्हेन लोन इज टेकन फ्रॉम अब्रॉड इट इज यूजुअली अज्यूम्ड फॉर प्रोडक्टिव पर्पस, और जब गवर्नमेंट कंपनी लोन लेती है इट इज अज्यूम्ड अगेन फॉर प्रोडक्टिव पर्पस। राइट, देन interest paid by government on loan which was taken to finance war activity or to control inflation। बच्चा पार्टी जब भी गवर्नमेंट लोन लेती है वॉर एक्टिविटी के लिए या इन्फ्लेशन कंट्रोल के लिए, इसको हम मानते हैं अनप्रोडक्टिव पर्पस और इसका जो इंटरेस्ट है नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं किया जाएगा। आप कहोगे क्यों सर, वॉर एक्टिविटी क्या प्रोडक्टिव एक्टिविटी नहीं है? सी, कुछ एक रूल्स होते हैं जो ग्लोबली एक्सेप्ट करे जाते हैं, ये रूल उनमें से एक है कि आप वॉर एक्टिविटी के लिए इन्फ्लेशन के लिए लोन ले रहे हो वो नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होगा। अदरवाइज़ बहुत सारे नेशंस ऐसे हैं जो वॉर के नाम पर अपनी नेशनल इनकम भी बढ़ा देंगे और पब्लिक को बेवकूफ़ बनाएंगे और साथ ही साथ ग्लोबल पीस और हार्मनी की भी लंका लगाएंगे। राइट जी। इंटरेस्ट पेड बाय गवर्नमेंट ऑन फॉरेन लोन, बेटा फॉरेन से लोन लिया है इट इज़ एज्यूम्ड टू बी टेकन फॉर प्रोडक्टिव पर्पस, नेशनल इनकम में इंक्लूड किया जाएगा। किसी गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी ने लोन लिया था गाड़ी के लिए, गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी है, गाड़ी परचेज करने के लिए लोन लिया है, अब सिंस वो कंपनी है तो प्रोडक्टिव पर्पस माना जाएगा और उसका इंटरेस्ट नेशनल इनकम में इंक्लूड किया जाएगा। देन स्कॉलरशिप पेड टू द स्टूडेंट, स्कॉलरशिप एक ट्रांसफ़र पेमेंट है। करेक्ट, बच्चे ने दिमाग लगाया जी, बच्चे को पैसा मिल गया, बच्चे ने रिटर्न में कोई भी गुड या सर्विस प्रोड्यूस नहीं किया है, इट इज़ अ ट्रांसफ़र पेमेंट एंड शुड नॉट बी इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। देन एग्जामिनेशन फीस पेड बाय स्टूडेंट्स, भैया ये फैक्टर इनकम है। आपने एग्जामिनेशन फीस दिया, आपको रिटर्न में एग्ज़ाम्स से रिलेटेड सर्विसेज मिल रही हैं, इन्विजिलेटर मिल रहा है आपको घूरने के लिए, आपको आंसर शीट मिल रही है बच्चों, बीच बीच में आके कभी कभी पानी भी मिल जाएगा। तो एग्जामिनेशन फीस पेड बाय स्टूडेंट्स एक फैक्टर इनकम है, बायलैटरल एक्सचेंज है, नेशनल इनकम में इंक्लूड किया जाएगा। इनकम ऑफ अ सिंगर, डांसर, म्यूजिशियन, टीचर, फैक्टर इनकम, बायलैटरल कॉन्सेप्ट, नेशनल इनकम में इंक्लूड किया जाएगा। राइट जी, ये कुछ हमने बेसिक चीज़ें डिस्कस करी, क्या वो चीज़ें नेशनल इनकम में इंक्लूड होगी या नहीं होगी।
आगे और भी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे जैसे जैसे कॉन्सेप्ट आगे बढ़ेगा। देन हमने नेशनल इनकम की डेफिनेशन में बेटा क्या देखा था? नेशनल इनकम इज द इनकम अर्नड बाय द रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री। जिन लोगों को याद नहीं आ रहा बेटा उन लोगों के लिए ये देखो जी, नेशनल इनकम इज द टोटल इनकम अर्नड बाय द रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। ये रेजिडेंट क्या है जी? हम अब रेजिडेंट वर्ड को समझेंगे। रेजिडेंट माने जी anyone who is staying in a country for more than a year and the person's center of economic interest also lies in that country। इकोनॉमिक इंटरेस्ट कुछ भी कि उसी देश में वो कंजम्पशन कर रहा है, प्रोडक्शन कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है, कुछ भी। तो कोई भी पर्सन किसी भी देश का नॉर्मल रेजिडेंट कहलाया जाएगा जब ये दोनों चीज़ें सेटिस्फाई होती हैं। एक कि वो उस देश में 1 साल से ज़्यादा के लिए रह रहा हो, और दूसरा उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट उसी जगह लाई करता हो, राइट। सिटीजनशिप इज नॉट नेसेसरी टू इंक्लूड अ पर्सनस इनकम इन नेशनल इनकम। नेशनल इनकम में बेटा हम रेजिडेंट्स की इनकम को इंक्लूड करते हैं, सिटीजन्स की नहीं। रेजिडेंट सिटीजन भी हो सकते हैं, राइट। सिटीजनशिप इज नॉट नेसेसरी टू इंक्लूड अ पर्सनस इनकम, रेजिडेंट्स आर सफिशिएंट फॉर दैट। अब जैसे मैं इंडिया में 1 साल से ज़्यादा के लिए रह रहा हूँ, रह तो 1 साल से ज़्यादा हो गया ऑब्वियसली, मेरा इकोनॉमिक इंटरेस्ट इंडिया में लाई करता है, तो मैं इंडिया का नॉर्मल रेजिडेंट हो गया, मेरी इनकम इंडिया के नेशनल इनकम में काउंट करी जाएगी, ऑब्वियसली मैं यहाँ का सिटीज़न भी हूँ। लेकिन कुछ लोग होते हैं बेटा नॉन रेजिडेंट इंडियंस, वो सिटीज़न इंडिया के ही हैं, अभी फ़िलहाल रह बाहर रहे हैं, 1 साल से ज़्यादा हो गया उन्हें बाहर रहते हुए, बाहर ही उनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट लाई करता है, तो उनकी इनकम इंडिया में नहीं काउंट होएगी। समझ आ रही है आपको बात? तो नेशनल इनकम के लिए रेजिडेंट्स की इनकम काउंट करी जाती है, सिटीजनशिप की नहीं। सिटीजनशिप एक लीगल कॉन्सेप्ट है, रेजिडेंटशिप इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट है। देन जी अब हो सकता है कुछ लोग इंडिया से बाहर रह रहे हैं, उनको 1 साल से ज़्यादा हो गया बाहर रहते हुए, लेकिन तब भी वो इंडिया के ही नॉर्मल रेजिडेंट काउंट होंगे। किन किन केसेस में? अगर आप बाहर टूरिज्म कर रहे हो, 1 साल से ज़्यादा हो गया, घूमे जा रहे हो बाहर, मौज ही मौज है आपकी। अगर आप बाहर गए हो एजुकेशन पर्पसेस के लिए, 1 साल से ज़्यादा हो गया आपको बाहर रहते हुए, आप गवर्नमेंट ड्यूटी पे बाहर रह रहे हो, 1 साल से ज़्यादा हो गया है, आप किसी मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए बाहर गए हो, अगेन 1 साल से ज़्यादा हो गया है, इन सब केसेस में यू विल कंटिन्यू टू बी द नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ इंडिया ओनली, क्योंकि आपका इकोनॉमिक इंटरेस्ट अभी भी इंडिया में ही लाई करता है। ऑलराइट, ये था जी नॉर्मल रेजिडेंट। बच्चा पार्टी, मैंने आपको बताया था कि हम नेशनल इनकम को 4 पार्ट्स में कवर करेंगे। दिस इज़ द एंड ऑफ पार्ट 1। हमने पार्ट 1 में क्या क्या पढ़ लिया जी? नेशनल इनकम का डेफिनेशन देख लिया हमने। नेशनल इनकम का डेफिनेशन के बाद हमने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन देखा, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, ये चारों फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या कमाते हैं वो हमने देखा। फैक्टर इनकम ट्रांसफर पेमेंट का डिफरेंस देख लिया, इकोनॉमिक गुड, नॉन इकोनॉमिक गुड, स्टॉक कॉन्सेप्ट, फ्लो कॉन्सेप्ट, और कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ नेशनल इनकम। ये जानने के लिए क्या क्या चीज़ें नेशनल इनकम में इंक्लूड हो सकती हैं, क्या क्या चीज़ें नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं हो सकती। एंड हमने डिस्कस किया बेटा अभी रेजिडेंशियल कॉन्सेप्ट, हु विल बी कॉल्ड द नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ द कंट्री। राइट गाइज, दिस इज द एंड ऑफ पार्ट 1 ऑफ नेशनल इनकम। अभी भी हमारे 3 पार्ट्स रहते हैं नेशनल इनकम को कवर करने के लिए। रेगुलर वीडियोस डालेंगे बच्चा पार्टी, प्लीज़ कीप फॉलोइंग एंड सब्सक्राइबिंग। थैंक यू सो मच।